हेलो एवरीवंस, आप सभी का स्वागत है विशाल क्लासेस में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 यानी कि पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े थे, बेसिक एग्रीकल्चर के बारे में पढ़े थे। थोड़ा सा डेटाबेस बातें किया गया था फॉरेस्ट को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के। आज उसी के आगे हम लोग अब देखते हैं। देखिए, आज हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में देखेंगे। तो जो हाईएस्ट फर्टिलाइज़र का कंजप्शन होता है वो आपका देखिए सिनेरियो चेंज हो गया है। जो हाईएस्ट फर्टिलाइज़र कंजप्शन होता था वो सबसे पहले सबसे अधिक कहाँ पे होता था? पंजाब में होता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, नंबर 1 पे आ गया है बिहार। यानी इसमें हाईएस्ट जो फर्टिलाइज़र का उपयोग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है पांडिचेरी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है आपका पांडिचेरी और उसके बाद आपका पंजाब और हरियाणा आएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो चेंज हो गया है इस वर्ष। अब इसमें अब देखिए यहाँ सब समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स को क्लियर नोट्स जब बनाइएगा तो उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह कई बातें लिख दी गई हैं। अब जैसे हाईएस्ट जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है, रेट का मतलब है पर हेक्टेयर से, यानी कि 1 हेक्टेयर भूमि में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है? वो बिहार में किया जा रहा है। सेकंड नंबर पे आता है पांडिचेरी में। यानी कि भारत के सभी राज्यों को अगर मिलाकर देखा जाए तो बिहार पहले नंबर पे है, पांडिचेरी दूसरे नंबर पे है। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, उसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, जो पांडिचेरी है ये आपकी पांडिचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि एक तरह का केंद्र शासित राज्य है। लेकिन अब एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित राज्य में सबसे अधिक फर्टिलाइजर का कंजप्शन होता है, वो आपका पांडिचेरी हो जाएगा तब आंसर। यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में अगर पूछा गया तब आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा गया तब बिहार पहले पे होगा, सेकंड नंबर पे पांडिचेरी होगा। लेकिन सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा गया तो पहले नंबर पे आपका पांडिचेरी हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड नंबर हाईएस्ट एमंग स्टेट, यानी कि यहाँ पे तो एमंग स्टेट, तो यहाँ पे एमंग सिर्फ स्टेट की अगर बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे आपका पहला क्या था? राज्य था, दूसरा क्या था? यूनियन टेरिटरीज था। लेकिन अगर सिर्फ राज्य की बात किया जाए तब कौन हो जाएगा? पहले नंबर पे बिहार, सेकंड नंबर में आपका पंजाब हो जाएगा। एक्चुअल डेटा जो है आपका वो ये है कि बिहार पहले पे है, सेकंड नंबर पे पांडिचेरी है और तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आएगा, फिर इसके बाद हरियाणा आता है। लेकिन जो पांडिचेरी है ये आपका यूनियन टेरिटरीज है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अगर यूनियन टेरिटरीज पूछा जाएगा तो आपका पांडिचेरी सही होगा। अगर राज्य की बात होगी तो पहले नंबर बिहार होगा और फिर उसके बाद आपका पंजाब आएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन जो है, मैक्सिमम फर्टिलाइजर का कंजप्शन कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है। अब मैक्सिमम जो होता है यूपी में, ठीक है, पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा था, पांडिचेरी में हो रहा था, उसके बाद पंजाब में हो रहा था, हरियाणा में हो रहा था। लेकिन ओवरऑल जो खपत है सबसे ज़्यादा वो यूपी में। यानी जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उस सभी, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, ठीक है, इन सभी पोटास हो गया, इन जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उन सब का मिला करके सबसे ज़्यादा कंजप्शन कहाँ पे हो रहा है? यूपी में हो रहा है। जबकि यहाँ पे प्रति हेक्टेयर से बात थी, लेकिन ओवरऑल कंजप्शन यानी कि सबसे ज़्यादा खपत जो है वो यूपी में फर्टिलाइजर का है। यहाँ पे पर हेक्टेयर की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल खपत की बात हो रही है। देखिए पेस्टिसाइड, यहाँ पे एक फर्टिलाइजर के साथ साथ में एक पॉइंट पेस्टिसाइड का भी है। पेस्टिसाइड का जो कंजम्पशन है सबसे अधिक वो आपका महाराष्ट्र में होता है और फिर उसके बाद आपका यूपी में आएगा। ठीक है, तो पेस्टिसाइड का जो कंजम्पशन है वो सबसे अधिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र पे है, फिर उसके बाद यूपी में। और सबसे कम पेस्टिसाइड का उपयोग कहाँ पे है? यानी कि लीस्ट पेस्टिसाइड का उपयोग गोवा में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं।
ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये सिनेरियो चेंज हुआ यहाँ पे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले पंजाब था, अब बिहार हुआ है, तो यहाँ पे जो चेंजिंग आई है ये करंट में भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़, इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है क्योंकि बिहार पहले नंबर पे हो गया है फर्टिलाइजर कंजप्शन के मामले में, ठीक है। पेस्टिसाइड की अगर बात किया जाए तो पेस्टिसाइड का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो महाराष्ट्र में होता है और फिर उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी में होता है। तो पेस्टिसाइड का उपयोग जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और सेकेंड नंबर पे यूपी में होगा। और सबसे कम जो होता है वो आपका लीस्ट पेस्टिसाइड का उपयोग कहाँ पे होता है, गोवा में होता है, ठीक है। सबसे कम फर्टिलाइजर की अगर कंजप्शन की बात की जाए तो सबसे कम फर्टिलाइजर का कंजप्शन जो होता है केरल में होता है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। तो केरल यानी कि लोवेस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन जो है आपका पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो केरल में है पहले नंबर पे और सेकंड नंबर पे सेकंड लोवेस्ट जो होगा आपका जम्मू कश्मीर होगा। यानी कि सबसे कम उपयोग किया जाता है केरल में और उसके बाद सबसे कम उपयोग किया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका पहला पॉइंट है, सेकेंड नंबर पे भी आएगा। सेकेंड पॉइंट और पहले पॉइंट में बहुत अंतर नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ स्टेट की बात की जा रही है और यहाँ पे स्टेट के साथ साथ अगर यूनियन टेरिटरीज की भी बात की जा रही है, यानी जो केंद्र शासित राज्य हैं उनकी भी बात की जा रही है। टोटल फर्टिलाइजर जो होता है यूपी में उपयोग किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। पेस्टिसाइड्स की अगर हम बात करें तो पेस्टिसाइड जो होगा वो आपका महाराष्ट्र और फिर उसके बाद यूपी आएगा और सबसे कम जो होगा वो आपका गोवा में होगा, ठीक है। लोवेस्ट फर्टिलाइजर का उपयोग कहाँ सबसे कम होता है, यानी कि सबसे कम फर्टिलाइजर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, केरल में किया जाता है सबसे कम उपयोग और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड डेवलप बाई, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की यानी विश्व की पहली नैनो यूरिया यानी कि लिक्विड यूरिया तैयार की गई है जिसे नैनो यूरिया नाम दिया गया, ठीक है। तो नैनो यूरिया, ठीक है, तो जो विश्व की फर्स्ट आपकी क्या है नैनो यूरिया लिक्विड, ये आप देखिएगा। तो फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड डेवलप किया गया है, किसने डेवलप किया है, इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। कब डेवलप किया गया है, 1 जून 2021 को। तो ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए, ठीक है, कि वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड यूरिया है और ये यूरिया जो है इंडिया में डेवलप की गई है इफ्को के द्वारा 1 जून 2021 को। अब इस यूरिया की खासियत क्या है, ये 4000 ppm यानी कि पार्ट पर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 500 ml की एक बॉटल जो होगी, ये 500 ml की जो एक बॉटल होगी उस बॉटल के अंदर जो क्षमता होगा वो एक बैग यानी कि एक बैग के बराबर, यानी कि हम यूरिया की जो एक बैग या एक बोरी यूज करते थे उसके बराबर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो ये खासियत है आपकी लिक्विड नैनो यूरिया की, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडिया थर्ड फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर यानी कि सबसे ज़्यादा जो अगर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की बात किया जाए तो इंडिया तीसरे स्थान पे है एंड कंजप्शन की अगर बात किया जाए तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो थर्ड नंबर में तो प्रोड्यूस करने में आपका ये थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन कंजम्पशन यानी कि दुनिया की वर्ल्ड्स की अगर बात किया जाए तो कंजम्पशन में सेकेंड नंबर पे है और फर्स्ट नंबर पे कंजम्पशन कौन है, चाइना है, ठीक है। चाइना में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है, फिर सेकंड नंबर पे इंडिया में कंजम्पशन होता है, ठीक है। न्यू यूरिया पॉलिसी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। न्यू यूरिया पॉलिसी यानी न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, जो न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 है, ठीक है। न्यू यूरिया पॉलिसी 2015 में यह एक चेंजिंग किया गया है न्यू यूरिया पॉलिसी में कि जितनी भी यूरिया का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, जितनी भी प्रोड्यूसिंग कंपनी है यूरिया को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है उनको एक तरह से आदेशित किया गया है कि जो भी यूरिया का प्रोडक्शन होगा वो कौन सा होगा, नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक, ठीक है, एक बड़ा बदलाव आया है कि अब जितनी भी यूरियाज होंगी वो सभी यूरिया में नीम कोटेड यूरिया मतलब प्रोड्यूस होगी, ठीक है। 100% ऑफ प्रोडक्शन एज ए नीम कोटेड, तो यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन अब 100% होगा। अगला पॉइंट देखते हैं,
मेजर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, यानी जो पेस्टिसाइड उपयोग किया जा रहा है, जो जैसे हम लोग पढ़े कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, फिर यूपी में, तो लेकिन किस क्रॉप पे उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा राइस पे किया जाता है, सेकंड नंबर पे कॉटन में किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया की अगर बात किया जाए मेजर पेस्टिसाइड एप्लीकेशन जो हो रही है, वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे आपका राइस और सेकेंड नंबर पे आपका कॉटन है। अगर जीडीपी शेयर इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर इन जीडीपी, जो जीडीपी है उस जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 2019-20 में 17.80 था और 2020-21 में यह बढ़ करके 19.90 हो गया। यानी कि आप देखेंगे कि जितने भी अन्य सेक्टर, एग्रीकल्चर के सेक्टर को छोड़ दीजिए, सभी सेक्टर का ग्राफ गिरा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हुआ है ग्राफ, मीन्स ये कहने का मतलब है कि जो कोरोना काल है, इस दौरान एग्रीकल्चर का ग्राफ एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसका ग्राफ बढ़ा है, बाकी सभी सेक्टर्स का ग्राफ क्या हुआ था, डाउन हुआ था। अब देखिए 19 यानी जितने भी जीडीपी है, उस जीडीपी का 19.9% किसका है, एग्रीकल्चर का योगदान है, यानी कंट्रीब्यूशन है। अब इस 19% जो है, इस 19% में एग्रीकल्चर के किस पार्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा हार्टिकल्चर है, यानी आप देखिए 38% हार्टिकल्चर का है, 5.2% किसका है, लाइव स्टॉक का है। तो ये जैसे पूरे देश में जो पूरे कंट्रीज़ की जीडीपी होती है, उस कंट्री की पूरी जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 19.9, और इस एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 38%, यानी कि जो 19% आया है ये एग्रीकल्चर का है, और इसमें 38% किसका कंट्रीब्यूशन है, हार्टिकल्चर का। 5.2% जो होता है आपका लाइव स्टॉक का। ये भी बहुत ही आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस आते हैं, जीडीपी वाले पार्ट से जरूर क्वेश्चंस आएंगे आपके। अभी ये बेसिक है, इस पे अभी अलग से भी जीडीपी पे अलग से लेक्चर्स रहेगा, जब हम लोग इकोनॉमिक्स का पोर्शन देखेंगे तो वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कुछ रेगुलेशंस की बात किया जाती है, एग्रीकल्चर में जितने भी रेगुलेशंस आए हैं उसके विषय में है। देखिए एग्रीकल्चर रेगुलेशन इन इंडिया, यानी जो इंडिया में रेगुलेशंस आए हैं उसका मतलब क्या है। देखिए एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, और रेगुलेशन मीन्स क्रांतिकारी। रेगुलेशन का मीनिंग होता है क्रांति लाना, यानी कि क्रांति लाने मतलब ये कि एक बड़े पैमाने पर चेंजिंग लाना, एक बड़े पैमाने पर बदलाव करना। इसके लिए अलग अलग रेगुलेशंस चलाए गए अलग अलग समय पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़े पैमाने पे चेंजिंग आई। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं फूड ग्रेन के लिए, जो फूड ग्रेन है उस फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आप यहाँ देखिएगा, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेगुलेशन का शुरुआत किया गया था। तो ग्रीन रेगुलेशन जो शुरू किया गया था किसके लिए, फूड ग्रेन को, यानी कि जो फूड है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेगुलेशंस का उपयोग किया गया था या शुरुआत किया गया था। और ग्रीन रेगुलेशंस का नतीजा यह है कि पहले यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी उनके लिए भोजन यानी भोजन की कमी रहती थी, बाहर से मंगाया जाता था। लेकिन जो ग्रीन रेगुलेशंस का नतीजा ये निकला कि अब जितने भी क्रॉप्स हैं सभी क्रॉप्स का इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है कि इस लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है कि हम उसको बाहर दूसरे कंट्री में भी भेज रहे हैं। तो एक रेगुलेशन ये हो गया। फूड ग्रेन के लिए एक और रेगुलेशन चलाया गया था जो बाद में चलाया गया था, ठीक है, फूड चेन रेगुलेशन। ठीक है, ये दूसरा है, या ऑब्लिक कर लीजिए या ओआर कर लीजिए। ये फूड चेन रेगुलेशन जो है इसके बाद चलाया गया था, यानी कि सबसे पहले कौन चलाया गया था, ग्रीन रेगुलेशन चलाया गया था, उसके बाद फूड चेन रेगुलेशन चलाया गया था। किसके लिए, फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला रेगुलेशन जो है मिल्क से संबंधित है। देखिए मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वाइट रेगुलेशंस का शुरुआत किया था, और इसकी शुरुआत किसने किया था, वर्गीस कुरियन ने किया था, जो ऑपरेशन फ्लड के लिए भी जिम्मेदार है, या जिससे फादर ऑफ मिल्क या अमूल के संस्थापक भी हैं। ठीक है,
तो वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था। ठीक है, ऑयल सीड्स प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो ऑयल सीड्स के लिए येलो रेगुलेशंस का शुरुआत किया गया था। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कलर के हिसाब से आपको याद करना है। जितने भी फूड ग्रेन्स होते हैं वो सभी फूड ग्रेन्स कैसे होते हैं, यानी प्लांटिंग के समय ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन रेगुलेशन शुरू किया गया। मिल्क कैसा होता है, वाइट होता है, तो वाइट रेगुलेशन हुआ। ऑयल सीड्स कैसे होते हैं, लाइट येलो होते हैं या येलो टाइप्स के होते हैं, तो येलो रेगुलेशन हुआ। फर्टिलाइजर्स के लिए जो है ग्रे रेगुलेशंस का शुरुआत किया गया था। जो फर्टिलाइजर है उस फर्टिलाइजर के बम्पर प्रोडक्शन हो उसके लिए ग्रे रेगुलेशंस का शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आपको कलर में भी ध्यान रखना, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, यूरिया छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या होते हैं, ग्रे टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स की बात किया जाए तो फ्रूट्स के लिए गोल्डन रेगुलेशंस शुरू किए गए थे। फ्रूट्स के प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए गोल्डन रेगुलेशंस है। तो आपको यहाँ पे कलर के हिसाब, अगर आपको फ्रूट्स जैसे जो रेगुलेशन शुरू किया गया है जिससे संबंधित है उसके कलर पे ध्यान देना है। ठीक है, गोल्डन रेगुलेशन शुरू किया है। जैसे पोटैटो की अगर बात किया जाए तो पोटैटो जो है आपका राउंड रेगुलेशन है। ठीक है, पोटैटो के लिए राउंड है, तो पोटैटो राउंड होता है, तो इसलिए पोटैटो का नाम जो है राउंड रखा गया, तो राउंड रेगुलेशन है। कॉटन जो होता है वो सिल्क फाइबर रेगुलेशन, देखिए दो होते हैं, एक तो सिल्क रेगुलेशन है और दूसरा है सिल्क फाइबर रेगुलेशन। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सिल्क रेगुलेशन जो होगा, हाँ सिल्क फाइबर रेगुलेशन है। ठीक है, कॉटन के लिए सिल्क फाइबर, यस ठीक है, हाँ कॉटन के लिए सिल्क फाइबर रेगुलेशन है। बायोफ्यूल के लिए क्या है, ब्लैक रेगुलेशन है। बायोफ्यूल मीन्स हो गया जो जेट्रोफा के पौधे से तैयार किया जाता है, बायोफ्यूल वो हो गया। इसके अलावा बायोफ्यूल रेगुलेशन से भी अभी आप हाईली में देखे होंगे इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का 100% उपयोग करने की बात हो रही है, तो वो आपका ब्लैक रेगुलेशंस के अंतर्गत आएगा। जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अब उसमें इथेनॉल जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है, जैसे चीनी मिल इन सब जगहों से निकलता है, तो एज ए ईंधन इसको यूज करने की बात हो रही है। जितने भी पेट्रोलियम्स या पेट्रोल विभाग के जो भी पेट्रोली पदार्थ है उसमें इसको उपयोग करने की बात है। ठीक है, प्रॉन प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ये प्रॉन्स के जो मछली है या प्रॉन्स के प्रोडक्शन के लिए पिंक रेगुलेशन शुरू किया गया था। ठीक है, तो एक टाइप की क्या है, मछली है, तो प्रॉन्स प्रोडक्शन के लिए पिंक रेगुलेशंस का शुरुआत किया गया था। इसके बाद आप आगे देखेंगे टोमेटो या फिर मीट के लिए रेड रेगुलेशन, यानी कि दोनों के लिए एक ही टर्म यूज किया गया है, पोटैटो और टोमेटो के लिए। पोटैटो भी रेड होता है और रेड मीट भी होता है, तो इसलिए दोनों के लिए कौन सा शुरू किया गया, रेड रेगुलेशन। देखिए जो रेगुलेशन है उसका मतलब है कि उसके में बम्पर प्रोडक्शन लाना और उसके लिए जो भी उचित कदम है उसको उपयोग करके उस क्रॉप को सुधारना और उसमें बम्पर प्रोडक्शन करवाना। देखिए फिश के लिए जो रेगुलेशन शुरू किया गया था वो ब्लू रेगुलेशन शुरू किया गया था। यग के लिए सिल्वर रेगुलेशंस की शुरुआत हुई थी, तो यग के लिए सिल्वर रेगुलेशन किया गया था। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर एग्रीकल्चर के सभी सेक्टर में सुधार हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के सभी सेक्टरों में इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए रेनबो रेगुलेशंस कहा जाता है या उपयोग किया जाता है। ये हो गया। इसके बाद आता है एवरग्रीन रेगुलेशंस। जूट के लिए देखिए, हाँ जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेगुलेशंस होता है। कॉटन के लिए यहाँ पे आपने लिखा था, यहाँ पे शायद मिस है, सिल्क फाइबर जो है, यह जो सिल्क है कहीं पे, या इसे सिल्वर सिल्क फाइबर रेगुलेशन भी कहते हैं। जो कॉटन का है सिल्क फाइबर रेगुलेशन यहाँ पे लिखा गया है, इसको सिल्वर, ठीक है, सिल्क फाइबर रेगुलेशंस के नाम से भी जाना जाता है। और जबकि सिल्वर जो होता है, सिर्फ सिल्वर शब्द जो होता है यग के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। यग और पोल्ट्री भी, आप सिर्फ यग मत याद करिएगा, यग और पोल्ट्री, क्योंकि पोल्ट्री होगी तभी तो यग होगा। ठीक है, तो यग की बात करें या फिर पोल्ट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर रेगुलेशंस होगा। इसके अलावा
एवरग्रीन रेगुलेशंस जो है ये रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड ग्रेन, यानी जो फूड ग्रेन का वेस्टेज होता है या फ्रूट्स जो होते हैं या वेजिटेबल्स जो होते हैं उनके जो वेस्टेज होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए एवरग्रीन रेगुलेशंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा आप लोग, और चाहे तो आप एक टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से एरो जो बनाया गया है इसको आप टेबल फॉर्म में नोट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है उस पर भी टिक कर लीजिए, जैसे फूड ग्रेन को बहुत बार पूछा गया है, मीट के लिए बहुत बार पूछा गया है, ऑयल सीड का पूछा गया है, फर्टिलाइजर के बारे में बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा फ्रूट्स से रिलेटेड है, पोटैटो का पूछा गया है बहुत बार, टोमेटो और मीट का भी पूछा गया है। ठीक है, फिश के लिए भी कौन सा रेगुलेशन किया जाता है ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर्स, इसका रेनबो रेगुलेशंस के बारे में, यग रेगुलेशन, ये भी पॉइंट्स पूछे गए हैं। मीन्स ये ऐसी टॉपिक है यहाँ से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चंस बन ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, चाहे इसको रट डालिए, चाहे ट्रिक बना लीजिए, चाहे जैसे भी इसको आपको क्लियर आउट करना है पूरा। आगे आइए, देखिए अभी पीएम मोदी ने एक नया ट्राई कलर रेगुलेशन शुरू किया है। ट्राई कलर रेगुलेशन मीन्स 3 चीज़ों पे एक साथ शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो वाइट रेगुलेशन जो है इसका शुरू किया गया है कैटल वेलफेयर के लिए। ब्लू रेगुलेशन जो होता है फिशरमैन्स के लिए, यानी कि जो यहाँ पे क्या था, ब्लू रेगुलेशन जो था सिर्फ फिश के लिए था, अब यहाँ पे फिशरमैन्स के लिए। ठीक है, सैफ्रॉन रेगुलेशन जो होता है इस सोलर एनर्जी के लिए। तो एक इसलिए याद कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट की स्कीम है। ठीक है, ये 3 यानी ट्राई कलर है, और ट्राई कलर में इस तरह से याद करिएगा, जो ट्राई कलर है उस ट्राई कलर के अंतर्गत 3 कलर हैं, एक तो वाइट कलर, दूसरा ब्लू कलर और तीसरा सैफ्रॉन कलर। तो जो वाइट कलर है ये कैटल वेलफेयर के लिए है, जो ब्लू कलर है ये फिशरमैन्स के लिए है, जो सैफ्रॉन है ये सोलर एनर्जी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए लीडिंग स्टेट इन एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल कोई न कोई, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चंस कम से कम मिलेंगे कि कौन सी क्रॉप किस एरिया में सबसे अधिक बोई जाती है, किस क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे अधिक है, और किस क्रॉप का प्रोडक्टिविटी किस स्टेट में या कहाँ पे है। यानी कि एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए इसको भी एक बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेना है, आपको बिल्कुल याद कर लेना है। जैसे ठीक है, खास तौर से वहाँ पे और ध्यान देने की जरूरत है जहाँ पे सिनेरियो चेंज हो रहा है, और जहाँ पे नहीं चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ चेंजिंग हुआ रहता है वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए राइस जो है वेस्ट बंगाल आपका सबसे ज़्यादा फील्ड जो है बोने का या क्षेत्रफल है वो वेस्ट बंगाल में राइस का, और प्रोडक्शन भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में आपका क्या है, पंजाब है। ठीक है, वीट के केस में क्या है, यूपी है, ये याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, अक्सर पंजाब पे चले जाते हैं। तो पंजाब यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी, यानी कि राइस और वीट दोनों में वह नंबर 1 है, कौन, पंजाब है। किस मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में। एरिया के मामले में राइस में वेस्ट बंगाल है और वीट के मामले में यूपी है। मेज की अगर बात की जाए तो मेज जो सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में होता है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, आंध्र। सोरगम की अगर हम बात करें, सोरगम जो है आपका सबसे ज़्यादा एरिया के अगर बोया जाता है वो महाराष्ट्र में बोया जाता है। प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है और प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका तीनों चीज़ सेम है। सोरगम की प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और एरिया तीनों सेम है। ठीक है, अगला है ऑयल सीड का प्रोडक्शन। जो ऑयल सीड है उसका प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है,